मुंशी प्रेमचंद जी का ये चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपट्टी चिपकी हुई है। गालों की हड्डियां भी उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पांव में कैनवस के जूते हैं। फीते बड़े बेतरतीब से बंधे पड़े हैं। अरे ये क्या? दाहिने पांव का जूता तो ठीक है, पर बाएं पांव के जूते में एक बड़ा छेद हो गया है, जिससे उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि जब जूते पे गई तो सोचा, फोटो खिंचाने के अगर ये पोशाक है तो साधारण पोशाक कैसा होता होगा। नहीं, एक बात तो समझ में आ गई, इन सज्जन में परिस्थितियों के अनुसार पोशाक बदलने की गुण नहीं है। ये जैसा है वैसा ही खिंच जाता है। आज अगर वे होते तो मैं उनसे पूछता, क्या तुम्हें मालूम है हे मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उसमें से उंगली दिख रही है? क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा सी लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से ही उंगली ढक सकती है? थोड़ा नीचे खींच लेने से ही उंगली ढक सकती है। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे में एक बड़ी बेपरवाही है, बड़ा आत्मविश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। हाँ, मुस्कान दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे समेट कर खींच कर ऊपर ला रहे होगे कि इसी बीच में क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। बस यही अधूरी मुस्कान इस तस्वीर की पहचान बन गई। बड़ी विचित्र है ये अधूरी मुस्कान। ये मुस्कान नहीं है, ये एक उपहास है, व्यंग है। कभी आप लोगों ने सोचा है ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है? अरे फोटो ही खिंचवाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचवाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ जाता है? हाँ, शायद पत्नी ने आग्रह किया हो और तुम अच्छा चल भाई कह के बैठ गए होगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि ऐसे विशिष्ट आदमी के पास फोटो खिंचाने का भी जूता ना हो। ये विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं लगी जितनी आज लग रही है। नहीं, तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूता मांग लेते। अरे लोग तो मांगे के कोट पे बर दिखाई करते हैं, मांगे के मोटर से बारात निकालते हैं और फोटो खिंचाने के फितूर में बीवी तक मांग ली जाती है। मगर तुमसे जूते भी ना मांगते बनी, एक जूते भी ना मांगते बनी। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते।
अरे लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में भी खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। उस जमाने में भी टोपी शायद 8 आने में ही मिल जाते होंगे, पर जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम क्या ही मिलते होंगे। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, और अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है। एक जूते पे सैकड़ों टोपियां न्यौछावर हो जाती है। पर तुम्हारी ये तस्वीर देख के मुझे लगता है कि तुम भी वो जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे, है ना? शायद जब मैं तुम्हारा ये फटा जूता देखता हूं, तुम हे महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक और जाने क्या क्या कहने वाले महान व्यक्तित्व, फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। जूता फटा हुआ है। वैसे मेरा जूता भी कहीं अच्छा नहीं है। यूं तो ऊपर से साबुत दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, परंतु अंगूठी के नीचे तला जरा फटा हुआ है। अंगूठा जमीन पे घिसता है, परंतु मट्टी पे कभी कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पर एक खासियत है, पूरा तला घिस जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है, पर पांव तो सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है, पर पंजा नीचे से घिस रहा है, घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं मानते, पर हम पर्दे पे कुर्बान हो जाते हैं। अरे तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहने हो, बड़े ठाट से पहने हो। मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह से ना खिंचवाऊं, चाहे कोई मेरी जीवनी बिना फोटो के ही बना ले, मैं नहीं बना सकता। तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? क्या व्यक्त करना चाहती है? क्या होली का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या भगत का लड़का गुजर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़ के नहीं आना चाहते? नहीं नहीं, मुझे लगता है माधो, हाँ माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। हाँ वही मुस्कान मालूम होती। अच्छा एक बात बताओ, कैसे फटा ये जूता? हे मेरे जनता के लेखक, ये जूता कैसे फटा? क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर चुपके से घर लौटते रहे? एक पते की बात बताऊं, चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। जैसे संत कुंभन दास का जूता भी
सम्राट अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनहिया घिस गई, विसरी गयो हरि नाम। और कहा, जाओ मुख देखे दुख लागे, करन करी प्रणाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तो तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे होगे। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई होगी, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया होगा। कोई चीला जो तुम्हारे रास्ता रोके खड़ी थी, उस पे तुमने अपना जूता आजमा लिया होगा। अरे तुम इससे बचकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो कर सकते थे। सभी नदियां तो पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है। कोई कोई रास्ता बदलकर घूम के भी चली जाती है ना? घूम के भी चली जाती है। अब समझ में आई बात, अब समझ में आई। तुम समझौता नहीं कर सकते। क्या तुम्हारी यही कमजोरी है जो होरी को ले डूबी है? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी जंजीर थी। पर तुम जिस तरह से मुस्कुरा रहे हो, मुझे लगता नहीं कि नेम धर्म तुम्हारा बंधन है। वो तुम्हारी मुक्ति है। हाँ, वो तुम्हारी मुक्ति है। तुम्हारी ये पांव की उंगली मुझे कुछ संकेत सी करती है। संकेत जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं बल्कि पांव की उंगली से इशारा करते हो। मैं समझता हूं, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूं, और ये व्यंग मुस्कान का अर्थ भी समझता हूं। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। उन पर जो उंगली छिपाए तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बचाकर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो, मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई, पर पांव बच रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम तो उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। कभी सोचा है चलोगे कैसे? चलोगे कैसे? समझ गया मैं तुम्हारे जूते की बात। मतलब समझ गया, उंगली का इशारा समझ गया, तुम्हारी व्यंग भरी मुस्कान का तात्पर्य समझ गया।